Assalamu alaikum students, welcome to Software Design and Architecture course. This is a CSC 303 course and we've been looking into the design phase with a lot of detail. In the previous lecture, what we did was we covered the analysis level class diagram. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया कि हमने एनालिसिस लेवल क्लास डायग्राम देखी. हमने ये देखा कि एक डोमेन मॉडल की एंटिटीज़ को हम कैसे निकालते हैं, उनकी बेसिस पे हम क्लासेस को कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, क्या क्या एंटिटीज़ जो हैं हम अपनी क्लासेस के अंदर लेके जाते हैं. ठीक है, हमने देखा कि एनालिसिस लेवल क्लास डायग्राम बनाने के लिए व्हाट यू नीड इज कुछ स्टेप्स आपको करने पड़ते हैं. आपको एंटिटीज़ डिफाइन करनी पड़ती हैं, एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने पड़ते हैं और उनके रिलेशनशिप्स डिफाइन करने पड़ते हैं. ठीक है, आपको जो 3 मेजर स्टेप्स करने पड़ते हैं वो एंटिटीज़ डिफाइन करनी पड़ती हैं, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स डिफाइन करने पड़ते हैं. ऑपरेशंस जो हैं जो इवन एट फर्स्ट आइटरेशन में जब आप एनालिसिस लेवल डायग्राम बना रहे होंगे तो तभी आपके पास एक सर्टेन सेट ऑफ प्रोसेसेस निकल आएगी. ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि अगर हम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम सेल की अगर बात कर रहे हैं तो दैट इज अ प्रोसेस. सेल कोई क्लास नहीं है, रादर इट कैन बी अ प्रोसेस. ठीक है, मेक सेल एक्चुअली मेक सेल इज अ प्रोसेस. ठीक है, मेक रिफंड दैट्स अ प्रोसेस. ठीक, उसको उन ऑपरेशंस को हमने एनालिसिस लेवल क्लास डायग्राम में यूज़ नहीं किया, लेकिन ये याद रखिए कि वो उस टाइम पे आपके पास निकलेंगे जब आप नाउन्स के थ्रू, नाउन्स की जो हमारे पास कॉन्सेप्ट कैटेगरी लिस्ट थी, उन कॉन्सेप्ट कैटेगरी लिस्ट के अंदर हमारे पास प्रोसेसेस भी मौजूद हैं. ठीक है, हाउएवर हमने उनको अपनी डायग्राम के अंदर एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं किया. रिप्रेजेंट करना ज़रूरी नहीं. ठीक है, तो ज़रूरी क्या क्या है कि एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और उनके रिलेशनशिप्स निकालें और एंटिटीज़ में से फिर ये चीज़ देखें कि कौन कौन सी चीज़ें एंटिटीज़ में ये आइडिया अपने पास रखें कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कार्ड एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने रखनी है और कौन सी डिस्कार्ड करनी है, और डिस्कार्ड हमने किस बेसिस पे करनी है कि अगर कोई एंटिटी रिडंडेंट है. ठीक है, जैसे हम देख रहे थे कि हम इमेज भी कह रहे हैं और हम फोटोग्राफ भी कह रहे हैं, जबकि इन दोनों चीज़ों से हमारा मीनिंग एक ही है. हम एक ही चीज़ को इमेज भी कह रहे हैं और उसी को फोटोग्राफ भी कह रहे हैं, तो ये हमारे पास रिडंडेंसी है. तो दैट्स समथिंग वी डू नॉट नीड, दैट्स समथिंग वी डू नॉट वांट. ये रिडंडेंसी हमने जो है एक ऑब्जेक्ट की 2 रिप्रेजेंटेशन, दैट इज समथिंग कि जिसको हम एंटिटीज़ में कन्वर्ट नहीं करते. एंटिटी के टाइम पे फिर हमने फिल्टर आउट करनी. फिर फर्दर एंटिटीज़ की फिल्टरिंग आउट की स्पेस पे हो गई कि नीडेड या नॉट नीडेड है. ठीक है, कुछ इस तरह की डिटेल्स हैं जिनसे सॉफ्टवेयर को फ़र्क नहीं पड़ता. अब अगर आप इमेजेस का साइज़ चेंज कर देंगे, एक इमेज का साइज़ 400 किलोबाइट्स है और दूसरे का 4 MB है, मेगाबाइट्स है, तो इससे तो सॉफ्टवेयर को फ़र्क पड़ेगा. ठीक है, 400 किलोबाइट्स के एक इमेज को इस्तेमाल करने का, उसको एनहांस करने का तरीका कुछ और है, क्योंकि उसके अंदर लेवल ऑफ डिटेल बड़ी फ़र्क होगी. लेकिन वो एक 4 मेगाबाइट्स वाले इमेज को यूज़ करना, उसको चेंज करना, उसका कभी डिफरेंट प्रोसेस होगा. तो दैट इज़ अ डिटेल दैट द सॉफ्टवेयर डज रिक्वायर. सॉफ्टवेयर के लिए सिग्निफिकेंट है, छोटी सी डिटेल है, इवन दो एंटिटीज़ की टर्म में अभी रिप्रेजेंट नहीं हो रही, छोटी सी डिटेल है. सॉफ्टवेयर को इससे फ़र्क पड़ता. सॉफ्टवेयर को किससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस इमेज की या जिस फोटोग्राफ की हम बात कर रहे हैं वो मेरा इमेज है या आपका इमेज है या आपके साथ वाले इमेज का है. ठीक है, एज लॉन्ग एज एक पर्सन का इमेज है, ह्यूमन बीइंग का इमेज है, हमारा सॉफ्टवेयर उसको सिमिलर ट्रीट करेगा. ठीक है, पहाड़ की तस्वीर बनानी है तो मरगला पहाड़ की तस्वीर बना लें, या आप गिलगित में किसी और पहाड़ की तस्वीर बना ले, जब तक कि वो तस्वीर किसी पहाड़ की है उसकी प्रोसेसिंग सिमिलर रहेगी. ठीक है, तो फिर ये वाली चीज़ हमने नेक्स्ट स्टेप में देखी कि ऐसी एंटिटीज़ ना हो जो नीडेड ना हो, कि जिनसे हमारे सॉफ्टवेयर को फ़र्क नहीं पड़ा. अगर ऐसी हैं एंटिटीज़, लेट्स लीव देम आउट, हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, हम उनको फाइनल अपनी लिस्ट के अंदर प्लेस नहीं करते. फाइनल लिस्ट में सिर्फ वो चीज़ें लेके जाते हैं जो डायरेक्टली हमारे सिस्टम को इफेक्ट कर रही होंगी. ठीक, तो इस तरह के सारे प्रोसेस से हमने ये कर लिया कि वी एंडेड अप विद एन एंटिटी लिस्ट जो डायरेक्टली रिलेटेड है, एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है, नथिंग लेस नथिंग मोर,
और फिर उस एंटिटी लिस्ट को हमने कन्वर्ट कर लिया अपनी क्लासेस के अंदर, ठीक है। और क्लासेस में कन्वर्जन के लिए कुछ भी नहीं और किया सिवाय इसके कि हमने उनको रिप्रेजेंट एक क्लास वाली नोटेशन के साथ कर दिया। हमने यहाँ पे एंटिटी का नाम लिख दिया जो कॉरेस्पॉन्ड करेगा क्लास के नाम से, जैसे हमने कहा था कि एक ऑर्डर था या एक प्रोडक्ट था, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि हमने साथ साथ वाइल जब आप एंटिटीज क्रिएट कर रहे हैं तो यू आर लुकिंग एट एट्रीब्यूट्स, ठीक। साथ साथ ये काम कर रहे हैं कि हम इनके एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं। ऑर्डर के लिए कोई हमें डेट और टाइम चाहिए थी, किधर हमने ऑर्डर किया, ठीक है, किस टाइम पे किया। प्रोडक्ट के लिए कोई हमें प्रोडक्ट की यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड चाहिए था, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए थी, प्रोडक्ट कोड चाहिए था, कोई इसका अपना नेम और इसकी आइडेंटिटी चाहिए थी, ठीक है। तो सो ऑन सो फोर्थ जो जो एट्रीब्यूट्स हमारे इन एंटिटीज के साथ एसोसिएटेड थे हमने वो निकाल लिए। और फिर हमने ये किया कि इनके रिलेशनशिप्स डिफाइन कर लिए। ऑर्डर प्लेस प्रोडक्ट्स पे होता है, ठीक है। तो ऑर्डर के पास इंफॉर्मेशन इन प्रोडक्ट्स की भी जाती है। प्रोडक्ट की हैसियत मतलब एक ऑर्डर की हैसियत तब है कि जब वो किसी प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड है। इस तरह का ऑर्डर नहीं होता जिसमें आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा ही ना हो। आप ये नहीं अगर आपने स्टोर से कोई चीज नहीं उठाई तो आप जाके कैशियर को किसी चीज के पैसे नहीं देते, यू बॉट नथिंग। तो ऑर्डर की जो है वो तब पूरी होगी, ऑर्डर की हैसियत तब बनेगी, ऑर्डर का काम तब पूरा होगा जब उसके पास कोई प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की डिटेल्स मौजूद होंगी। जब प्रोडक्ट्स इसके साथ एसोसिएटेड होंगे और प्रोडक्ट्स की कोई डिटेल्स उसके अंदर पड़ी होंगी तो फिर हम कहेंगे कि चलो जी ऑर्डर पूरा हो गया है। अब आज हमने क्या करना है, आज हमने डिजाइन लेवल क्लास डायग्राम देखनी है। उसी क्लास डायग्राम को आई डू होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर ज़रूर रिवाइज किया है और ज़रूर डिटेल से देखा था, क्योंकि उसी क्लास डायग्राम में हमारी बेसिक्स बन जाती हैं और उसी बेसिक्स को हम फर्दर आगे लेके चलते हैं तो फिर हमारे पास डिज़ाइन लेवल की क्लास डायग्राम क्रिएट हो जाती है। डिज़ाइन लेवल क्लास डायग्राम बनानी है, हमने क्या करना है, क्लासेस आइडेंटिफाई करनी है, ऑपरेशंस आइडेंटिफाई करने हैं, एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करने हैं। ये वाला काम हम किसी हद तक पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं, क्योंकि एनालिसिस लेवल पे भी हमने यही करना है। आज हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी से रिवाइज कर लेंगे क्योंकि रिवीजन है, ठीक है, लेकिन बताऊंगी सही आपको कि ये भी कैसे करने। देन एसोसिएशंस हमने इसकी फाइंड करनी है, ठीक। एनालिसिस लेवल पे हमने सिंपल एसोसिएशंस की थी, हमने उनकी बहुत ज़्यादा टाइप्स नहीं डिफाइन की थी। हमने ये नहीं कहा था कि कोई एग्रीगेशन है या कॉम्पोजिशन है या जनरलाइजेशन है, रादर नेम्ड एसोसिएशंस थी। हमने उनके सिंपल नाम दे दिए थे कि सेल इज कंप्राइज्ड ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, और स्टूडेंट इनरोल्स इन अ कोर्स। हमने वो वाला काम उनके साथ कर दिया था। अब के जब डिज़ाइन लेवल आता है तो फिर हम एसोसिएशंस के अंदर भी थोड़ी डिटेल्स ऐड करते हैं। एसोसिएशंस किस टाइप की हैं, सिंपल एसोसिएशंस हैं या कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन है। कॉम्प्लेक्स में इनकी एग्रीगेशन रिलेशनशिप है या कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप है या जनरलाइजेशन रिलेशनशिप है, अगर है तो किस बेसिस पे है, नहीं है तो क्यों नहीं है। फिर इनकी हम मल्टीप्लिसिटीज चेक करते हैं। मल्टीप्लिसिटीज वही कॉन्सेप्ट है जो पहले भी हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट दूसरी के कितने ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। तो क्लास डायग्राम क्या है, ठीक है, एक क्लास डायग्राम रिप्रेजेंट करती है क्लासेस को और क्लासेस के रिलेशनशिप्स को, ठीक है। अब ये क्लासेस हमारी डोमेन की क्लासेस होती हैं भी हो सकती हैं और हमारी सिस्टम की क्लासेस भी हो सकती हैं। जब सिस्टम की क्लासेस और उनके रिलेशनशिप्स हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास एक डिटेल्ड क्लास डायग्राम आ जाती है जो हमारी हम अपने डेवलपर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं इन ऑर्डर फॉर देम टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम, ठीक है। उसमें इतनी डिटेल दी हुई है कि आप खाली उस डिटेल क्लास डायग्राम को देख के अपना सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो एनालिसिस लेवल क्लास डायग्राम है वो डोमेन के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड बेहतर तरीके से करने के लिए, कोई अगर हिडन रिक्वायरमेंट्स थी डोमेन की जो डायरेक्ट हमारे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट की कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स में नहीं आए तो वो क्लैरिफाई हो सकती हैं हमारे उसी डोमेन मॉडल या एनालिसिस क्लास डायग्राम से। और वहाँ पे रिलेशनशिप से अगेन हमारे पास वो एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि जो हमने आगे अपनी डिटेल क्लास डायग्राम के अंदर इस्तेमाल करने होंगे। एलिमेंट्स हैं क्या क्या, हमारी यूएमएल की जो क्लास डायग्राम है उसमें क्या क्या चीज़ें हमने रिप्रेजेंट करनी है, क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशंस और रिलेशनशिप्स। अब क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है, क्लास रिप्रेजेंट कैसे होती है? एक हमारे पास है रेक्टेंगुलर फिगर हमारे पास बन गई। मेरा रेक्टेंगल हमेशा नीचे से टेढ़ा हो जाता है, लेकिन आपने बिल्कुल सीधा रेक्टेंगल बनाना है। अच्छा, अब इस रेक्टेंगुलर में हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है वो क्लास के नाम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लास के नाम के लिए ये एरिया या जगह बना हुआ है। इसका साइज भी बाकियों से बहुत ही छोटा होता है, एक ही लाइन चाहिए इसके अंदर, फर्दर तो और कुछ नहीं ऐड करना, तो ये हमारे पास सबसे ऊपर सबसे छोटा सा है। फिर हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, और वो एट्रीब्यूट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करते हैं उस क्लास की प्रॉपर्टीज को। स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? स्टूडेंट का नाम होता है, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर होता है, स्टूडेंट का एड्रेस होता है, स्टूडेंट का CGPA होता है। ठीक है, स्टूडेंट की कोर्स लिस्ट हो सकती है, स्टूडेंट का सेमेस्टर हो सकता है, स्टूडेंट का बैच हो सकता है। तो वो सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं, जो उस स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं, वो हमारे एट्रीब्यूट्स वाले सेक्शन के अंदर चले जाते हैं। अब फिर हमारे पास क्या है? एक तीसरा जो बॉक्स है, तीसरी जो जगह है, उसके अंदर हमने क्या डालना है? ऑपरेशंस डालना है। स्टूडेंट एनरोल हो सकता है किसी कोर्स के अंदर। ठीक है, स्टूडेंट फॉर एग्जांपल फ्रीज करा सकता है सेमेस्टर। ठीक है, अपना एग्जाम टेक एग्जाम कर सकता है, एग्जाम दे सकता है। जो भी और इसके मल्टीपल फंक्शन है वो हमने इसमें डाल दिए। फिर हमारे पास रिलेशनशिप्स आ जाते हैं एक क्लास दूसरी क्लास के साथ, किन किन तरीकों से एसोसिएट होती है। सिंपल एसोसिएशंस, जनरलाइजेशंस, डिपेंडेंसी, रियलाइजेशंस। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स, रूल्स, नोट्स, इन सारों के ऊपर अगर कोई स्पेशल कंस्ट्रेंट्स हैं वो हम अपनी क्लास डायग्राम के अंदर मेंशन करते हैं। A class diagram describes the types of objects in the system and the various kinds of static relationships that exist among them. ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आप जितने ऑब्जेक्ट्स हमारे सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे उन सब की इंफॉर्मेशन हमें दे रही होगी। एंड वेरियस काइंड्स ऑफ स्टैटिक रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट अमंग देम। अब आपको यह आइडिया है कि हम इन्हें स्टैटिक रिलेशनशिप्स क्यों कहते हैं? स्टैटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रन टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर स्टूडेंट कोर्सेज के साथ एसोसिएट है, स्टूडेंट एनरोल कर सकता है कोर्सेज में, तो हमेशा एनरोल कर सकता है। ठीक है, इसका रन टाइम बिहेवियर से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कोई इफ एल्स नहीं लगी हुई कि स्टूडेंट अगर इस तरह है तो फिर हम एनरोल करा रहे हैं, अगर उस तरह है तो फिर हम एनरोल नहीं करा रहे। स्टूडेंट की किसी स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, स्टैटिक रिलेशनशिप है कि अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस एक स्टूडेंट जो है वो एक कोर्स के साथ एसोसिएटेड होगा। ठीक है, एसोसिएशन की फर्दर डिटेल में प्लस माइनस एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ये एसोसिएशन नलिफाई नहीं हो सकती किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट से। ये स्टैटिक रिलेशनशिप्स हैं। A graphical representation of the static view on the declarative static elements। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टैटिक व्यू की। अभी कोई टाइम के साथ की इंफॉर्मेशन नहीं दी, कोई डायनामिक एस्पेक्ट हमने इसमें नहीं दिया। स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स के बीच में, और ये एलिमेंट्स भी स्टैटिक एलिमेंट्स हैं आपके पास। ठीक है, इट इज अ सेंट्रल मॉडलिंग टेक्निक दैट रन्स थ्रू नियरली ऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड्स। अब क्लास डायग्राम की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बहुत ज़्यादा हैसियत है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि क्लास डायग्राम जो है ये डायरेक्ट ट्रांसलेट होती है क्लासेस में। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बनानी ही क्लासेस है। दैट इज व्हाट इट इज ऑल मेड अप ऑफ क्लासेस। ठीक है, तो क्लास डायग्राम उसका सेंट्रल फोकस पॉइंट है। क्लास डायग्राम की बेसिस पे क्लासेस क्रिएट होंगी, क्लास डायग्राम की बेसिस पे बिहेवियर आइडेंटिफाई होगा। बिहेवियर फॉर एग्जांपल अगर आप सीक्वेंस डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो उन्हीं ऑब्जेक्ट्स और उन्हीं क्लासेस का बिहेवियर हम यहाँ पे भी डिफाइन करें। तो ये सेंट्रल स्ट्रक्चर ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है आपकी सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी के बीच में। एंड इट हैज द रिचेस्ट नोटेशन इन UML। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमारी इस वाली UML की नोटेशन के साथ हमें अवेलेबल है। ठीक है, अब क्लासेस क्या है? A class is the description of a set of objects having similar attributes, operation, relationships and behavior।
ठीक है, आई होप बहुत तेज नहीं मैंने बोल दिया। अ क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डिस्क्रिप्शन है, ब्लूप्रिंट है, मैप है, किस चीज का? सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास के अंदर 600 स्टूडेंट्स हैं, तो इन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक क्लास बनी है, स्टूडेंट की क्लास। वो स्टूडेंट की क्लास इन सारे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो एक ही जैसे हैं। एक स्टूडेंट की भी सॉफ्टवेयर की टर्म्स में वही हैसियत है जो किसी दूसरे की है। उसके लिए भी अगर आप नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और CGPA स्टोर कर रहे हैं तो दूसरे के लिए भी वही स्टोर कर रहे हैं। तो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो एक ही तरह के हैं, हैविंग सिमिलर एट्रीब्यूट्स, हैविंग सिमिलर ऑपरेशंस एंड रिलेशनशिप्स एंड बिहेवियर। तो एक क्लास क्या बता रही है? एक डिस्क्रिप्शन है ऑब्जेक्ट्स की जो एक ही जैसे है और उनके रिलेशनशिप्स और उनके बिहेवियर्स। ठीक, तो इसकी अब हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या आ जाता है? किसी की रिप्रेजेंटेशन में वही 3 बॉक्स नोटेशन हमारे पास है जिसमें हमने क्लास का नाम डिफाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल विंडो की एक क्लास है। अब ये विंडो की एक क्लास जो है ये आप अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्सपेक्टिव से देख लें कि वहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर आपको एक स्क्वायर से एरिया के अंदर वो एप्लीकेशन खुल जाती है, तो दैट्स वन एप्लीकेशन विंडो। ठीक है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो वर्ड एक स्क्वायर एरिया के अंदर खुलता है। ठीक है, दैट्स वन विंडो। अब उस विंडो का हमने नाम लिख दिया, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट है। फिर हमने बताया कि इसका साइज क्या है। ठीक है, फुल स्क्रीन है या अभी मिनिमाइज हुआ है या कहीं बीच में है, ना फुल स्क्रीन है ना मैक्स है ना मिनिमाइज है, बीच में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो हम उसके साइज से डिफाइन करते हैं। एंड देन विजिबिलिटी। ठीक है, हाइड हुआ है या शो हुआ है, अभी कोई और एप्लीकेशन ऊपर खुली हुई है तो वो नहीं नजर आ रहा। ठीक है, एक्टिव है, पैसिव है, डिस्प्ले, हाइड, ये वाले ऑपरेशंस हो सकते हैं। डिस्प्ले कर सकते हैं आप विंडो के कंटेंट्स, हाइड कर सकते हैं उस विंडो के कंटेंट्स। ठीक है, तो ये सारे जो है ये उसी क्लास के पर्सपेक्टिव से डिफाइन कर रहे हैं चीजें। पहले हमने क्लास का नाम दे दिया, क्लास के डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए, क्लास के ऑपरेशंस दे दिए। ठीक, अब आइडेंटिफाइंग एनालिसिस क्लासेस, ये वाला काम हमने लास्ट लेक्चर में किया है, आज सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ सो दैट कि आपका कनेक्शन रहे कि कैसे हमने काम करने हैं। ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अपनी स्टेटमेंट को रीड करें। क्लासेस आर डिटरमिन्ड बाय अंडरलाइंग नाउन और नाउन क्लासेस, नाउन्स बनाएं जो हमारे पास उसकी कॉन्सेप्ट कैटेगरी लिस्ट थी उसके अगेंस्ट इन सबको आइडेंटिफाई करें, अलग करें। अ क्लास रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन स्पेस। कोई इस तरह की क्लास जो कंपलसरी है इम्प्लीमेंट होना, वरना सोल्यूशन नहीं बनेगा। स्टूडेंट चाहिए, स्टूडेंट की क्लास कंपलसरी चाहिए। कोर्स है, कोर्स की क्लास कंपलसरी चाहिए। अब वो क्लास बन सकती है। A class necessary only to describe a solution is part of the problem space. कुछ इस तरह की क्लास, एनालिसिस लेवल की क्लासेस जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर में ट्रांसलेट नहीं होती लेकिन एनालिसिस लेवल पे हमारे पास रहती हैं। जैसे पॉइंट ऑफ सेल अगर है तो पॉइंट ऑफ सेल में जो POS का टर्मिनल था या POS की जो फिजिकल मशीन थी वो एक्चुअल एंटिटी में तो एग्जिस्ट कर रही है, सॉफ्टवेयर में उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सॉफ्टवेयर में हमने कोई मशीन नंबर नहीं रखा, सॉफ्टवेयर में उसको ट्रांसलेट नहीं किया। सिंगल मशीन के पर्सपेक्टिव से हमने बनाया तो मशीन नंबर स्टोर करने की हमारे पास जरूरत नहीं है। A class should not have an imperative procedural name. ठीक है, क्लास का वर्ब नाम नहीं होता, ये हमेशा नाउन होता। सारी पोटेंशियल क्लासेस के नाम लिखते हैं एंड देन क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू सम टेक्सोनॉमी एंड क्लास सिलेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, a potential class should satisfy all of the selection characteristics to be considered a legitimate problem domain class. सारी क्लासेस जो पोटेंशियल थी उनके नाम हमने लिखे। इसी तरह के एक टैबुलर फॉर्म में लिख लें जिसमें हमने पोटेंशियल क्लासेस की हमने लिस्ट बना ली। अब है क्लासिफिकेशन लिख ली। अब इसमें वो क्लासिफिकेशन है जो हमारे पास कोड और योर्डन ने लास्ट टाइम भी हमने जो देखा था अपने लेक्चर के अंदर कि उन्होंने बताया था कि रिटर्नेट तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है, तो वो वाली क्लासिफिकेशन की लिस्ट हमने दे दी। और उसमें मतलब ये क्लासिफिकेशन की भी लिस्ट हमारे पास दी है, प्रॉब्लम डोमेन की है, सोल्यूशन डोमेन की है। सोल्यूशन डोमेन में से है तो क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी सिग्निफिकेंस है, उसकी बेसिस पे। ठीक है, जनरल क्लासिफिकेशन उसकी बेसिस पे जब हमने क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया फिर आपने निकाला वो वाली सारी क्लासेस जो इस क्लासिफिकेशन पूरा करते हैं उनको हमने अपनी फाइनल उसके अंदर डाला। अब ये एक एग्जांपल
चेक कर लीजिए. टेक्स्ट माइट बी स्मॉल बट डू नॉट वरी. आपकी जो फ्रेशमैन वाली बुक है जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ते आए, ये उसी की एक एग्जाम्पल है. प्लस आपके पास स्लाइड्स भी अवेलेबल है और नोट्स भी अवेलेबल है. यू कैन ऑलवेज चेक दोस. The safe home security function enables the homeowner to configure the security system when it is installed, monitors all sensors connected to the system and interacts with the homeowner through the internet, a PC or a control panel. ठीक है. अब सेफ होम ये हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर है. इनेबल कर रहा है होम ओनर को, जो भी घर का मालिक है जिसने ये सिस्टम इनेबल इंस्टॉल किया है, उसको इनेबल करता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम. इसी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जब ये इंस्टॉल हुआ, जब हमने पहली बार इसको लगाया. मॉनिटर्स ऑल सेंसर्स, जो सेंसर्स. ठीक है. अब ये सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम है, तो इस सिस्टम में इस तरह से है कि हमने जगह जगह पे सेंसर्स इसके लगाए हुए हैं. जैसे हमने पहले भी बात की थी, हीट सेंसर्स होते हैं जो ये डिटेक्ट करते हैं कि आग तो नहीं लगती. इसी तरह मोशन सेंसर्स होते हैं जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अभी कोई चल रहा है. अब मोशन सेंसर्स की बेसिस पे हम ये कर सकते हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर कमरे में गए हैं और वहाँ मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं, तो वो आपकी मूवमेंट को डिटेक्ट करके उस कमरे की लाइट्स ऑन कर सकता है. ठीक है. लाइट्स ऑन कर सकते हैं, लाइट्स ऑफ कर सकते हैं. ठीक है. ये अब एक जनरल सी बात है. और वही मोशन सेंसर्स मोशन डिटेक्ट करके हमारे होम ओनर को अलर्ट भी कर सकते हैं. ठीक है. रात के 2 बज रहे हैं और नीचे वाले कमरे में कोई चल रहा है, जबकि होम ओनर ने सिक्योरिटी सिस्टम इनेबल किया हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि हम अलर्ट जनरेट कर दें कि देयर इज समवन डाउनस्टेयर्स. ठीक है. या पैरामीटर के बाहर कोई मौजूद है. तो डिफरेंट तरह के सेंसर्स जो हैं हम अपने उसमें घर में इंस्टॉल करके और ये इंश्योर कर सकते हैं कि कोई मैलिशियस एक्टिविटी ना हो, कोई इस तरह की चीज़ ना हो जो हम दैट वीड लाइक टू प्रिवेंट. Monitors all sensors connected to the system and interacts with the owner through internet, a PC or a control panel. अगर मैं घर पे मौजूद हूँ तो कंट्रोल पैनल से भी मैं पढ़ सकती हूँ. अगर मैं कहीं ऑफिस में मौजूद हूँ तो फिर मैं इंटरनेट के थ्रू किसी भी कंप्यूटर के साथ पढ़ सकती हूँ. किसी भी कोई भी पर्सनल कंप्यूटर जो मेरे घर वाले कंप्यूटर के साथ लिंक्ड है, आप उसके साथ अपने घर के सिस्टम की इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं. ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, safe home PC is used to program and configure the system. Each sensor is assigned a number and type. ठीक है. तो जो सेंसर्स हमारे दिए हुए हैं, जैसे अगर वाटर वाला सेंसर है कि जो वाटर को रिलीज करेगा, या फिर कोई इस तरह का है कि वाटर के लेवल्स को रीड कर रहा है, लेवल्स एक्सीड तो नहीं कर रहे, फ्लड वाली सिचुएशन तो नहीं आ रही, हीट के सेंसर्स हैं, मोशन के सेंसर्स हैं, कोई और सेंसर्स हैं, तो उन सारे सेंसर्स के नंबर्स, उनके टाइप्स वो डिफाइन कर दिए. एक मास्टर पासवर्ड इज प्रोग्राम्ड फॉर आर्मिंग एंड डिसआर्मिंग द सिस्टम. सिस्टम को ऑन या ऑफ, आर्म या डिसआर्म करने के लिए. टेलीफोन नंबर्स, डायलिंग व्हेन द सेंसर इवेंट अकर्स. ठीक है. अगर आग लग गई है तो 1122 वालों को कॉल कर दें, वो फायर ब्रिगेड ले आएँ. ठीक है. मोशन डिटेक्शन ने बताया है कि नीचे कोई मौजूद है, जबकि होम ओनर सारे के सारे जो है वो वेकेशन पे कहीं गए हुए हैं, तो अगैन पुलिस वालों को कॉल कर दो, कोई खाली घर में कोई आ गया है. When a sensor event is recognized, the software invokes an audible alarm attached to the system. जब भी कोई इस तरह का इवेंट सेंस होता है तो सॉफ्टवेयर जो है वो ऑडिबल अलार्म या साउंड कोई बजा देता है. After a delay time that is specified by the owner during the configuration activities, the software dials the phone number of a monitoring service, provides information about the location, reporting the nature of event that has been detected. अब अगर मैं घर में आई हूँ और मैंने दरवाज़ा खोला है, तो दरवाज़ा खोलने के बाद अलार्म सिस्टम तक पहुँचने में मुझे थोड़ी सी देर लगेगी. तो जब हम इसको कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो तभी हम ये करते हैं कि एक छोटा सा टाइम डिले उसके अंदर डाल देते हैं कि अगर मैंने दरवाजे से अंदर आने के बाद अगले 10 सेकेंड्स के अंदर अपने कंट्रोल पैनल से, अपने सिक्योरिटी पैनल से इस सिस्टम को ऑफ नहीं किया, तो इसका मतलब है कि मैं नहीं हूँ, कोई और बंदा जो है वो घर में. फिर तुम क्या करना, देन यू डू दैट कि आप सॉफ्टवेयर जो है वो डायल से फ़ोन नंबर, वो एक फ़ोन नंबर डायल कर देता है और ये फ़ोन नंबर किसी भी मॉनिटरिंग सर्विस के पास हो सकते हैं. होम सिक्योरिटी वालों की जो अपना सेंट्रल कमांड है उधर हो सकता है, 1122 को जा सकता है, 15 को जा सकता है. ये भी आपकी अपनी मर्जी है कि कौन सी मॉनिटरिंग सर्विस के पास आपने भेजना है. एंड देन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन. कौन से घर में चोर आया, रिपोर्टिंग द नेचर ऑफ इवेंट, चोर आया या आग लगी, and that has been detected. Telephone number would be redialed every 20 seconds
until a phone connection is obtained. हर 20 सेकेंड्स बाद we'll keep on calling, ठीक है, जरूरी नहीं है कि पहली दफा में कॉल मिल जाए, नहीं मिले अगर कॉल तो हर 20 सेकेंड्स बाद ही कॉल करता रहेगा। कब तक करता रहेगा? जब तक रिस्पांस नहीं आ जाता, जब तक कि कनेक्शन मिल नहीं जाता, और कनेक्शन मिलने पे हम इंफॉर्मेशन जो है वो अगले को 1122 को पास नहीं कर देते हैं। होम ओनर रिसीव्स security information through a control panel, the PC or a browser collectively called an interface, ठीक है। तो हमारा जो होम ओनर है उसको ये सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, इस सारे की कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन और दूसरी इंफॉर्मेशन एक कंट्रोल पैनल के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। वो कंट्रोल पैनल डिवाइस के ऊपर भी अटैच्ड हो सकता है, डिवाइस के ऊपर ही आपके पास यहाँ बटन्स लगे होंगे, एक LCD थोड़ी सी डिस्प्ले हुई होगी जिसमें स्टेटस लिखा आ रहा है, और कोई और चीज़ें जो है वो सारी इसके अपने कंट्रोल पैनल पे आपके पास अवेलेबल होंगी, और ब्राउज़र, ठीक है, या फिर वेब ब्राउजर इंटरनेट के थ्रू भी आ सकता है, या किसी पीसी के ऊपर आपने उसका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया तो उधर से भी आ सकता है। The interface displays prompting messages and system status information on the control panel. इंटरफेस जो है, अब जितने भी मैसेजेस हमने यूजर को कम्युनिकेट करने हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इंटरफेस के थ्रू यूजर तक जाएंगे, ठीक है। यूजर कैन कम्युनिकेट with our system using that interface or the browser window. Homeowner interaction takes the following forms, ठीक है। अब ये जो इंटरेक्शन होमओनर के बीच में है और हमारे सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम के बीच में, वो किस तरह से हो सकता है कि होमओनर उसको कॉन्फ़िगर कर सकता है, उसमें मॉनिटर कर सकता है सारे सेंसर्स को, और उनके जो है स्टेट्स को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब जो हम चेक कर रहे थे अपने नाउन्स को, अब हम देखना शुरू कर रहे हैं कि इसमें नाउन्स क्या है। सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शन, ये आपके पास कोई नाउन है, ठीक है। होम ओनर कोई चीज़ है, सिक्योरिटी सिस्टम कोई चीज़ है, मॉनिटर्स ऑल सेंसर्स हमारे पास अगैन इंटरनेट, पीसी, कंट्रोल पैनल, ये सब डिवाइसेस हैं, ठीक है। आइदर दीज आर एक्टर्स और रोल और दीज आर डिवाइसेस, ये हमारे पास नाउन्स वाली कैटेगरीज आती जा रही। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, अब ये कोई प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है। ईच सेंसर इज असाइंड अ नंबर, ठीक है। अगेन दिस इज एन एट्रीब्यूट, क्यों? क्योंकि ये सेंसर से एसोसिएटेड है, एंड टाइप, ठीक है। अगेन सेंसर से एसोसिएटेड है तो एट्रीब्यूट हो गया। मास्टर पासवर्ड इज प्रोग्राम्ड फॉर द aiming and disarming the system. अब मास्टर पासवर्ड जो है वो हमारे सिस्टम का कोई एट्रीब्यूट होगा। टेलीफोन नंबर्स आर इनपुट फॉर डायलिंग व्हेन द सेंसर इवेंट अकर्स। अब सेंसर इवेंट अगेन कोई प्रोसेस हो गया हमारे पास। When sensor event is recognized, software invokes an audible alarm. Again हमारे पास एक नाउन चीज़ है, ये कोई ऑडिबल है तो ये रिंग करेगा। आफ्टर अ डिले टाइम हमने एंटर किया है, ये अब अगेन हमारे इवेंट्स के साथ एसोसिएटेड है। फिर वीव गॉट लोकेशन घर के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए ये मतलब नाउन है, स्टैटिक है तो आइदर ये क्लास की होगी या ये एट्रीब्यूट होगा। क्लास का स्टेटस इसका नहीं है क्योंकि सिंगल एलिमेंट है ये, तो ये एट्रीब्यूट है किसी चीज़ का, किस चीज़ का, घर का एट्रीब्यूट है। मॉनिटरिंग सर्विस, ठीक है, नंबर ऑफ मॉनिटरिंग सर्विस। अब अगेन मॉनिटरिंग सर्विस डोमेन का एक कॉन्सेप्ट है, सॉफ्टवेयर में इसको रिप्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बगैर जो है हमारी डोमेन की इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि जो फ़ोन नंबर हमने स्टोर करना है वो फ़ोन नंबर इस मॉनिटरिंग सर्विस का स्टोर करना। सो वी शुड नो कि हमने फ़ोन नंबर कौन सी सर्विस का स्टोर किया है, उसका कोई हमारे पास अगर फिजिकल एड्रेस हमें चाहिए हम वो रख सकते हैं। रिसीव्स द सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन थ्रू कंट्रोल पैनल के थ्रू कर लेगा, पीसी के थ्रू कर लेगा, और ये सब क्या है हमारे पास इंटरफेसेस हैं, ठीक है। तो अब ये सारी while you are reading it तो उसमें से इंफॉर्मेशन हम निकालते जा रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन को अब हम क्लासिफाई करते जा रहे हैं। एक्सटर्नल एंटिटीज, थिंग्स, occurrences, रोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, प्लेस, स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब क्लास का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, रिटेन्ड इंफॉर्मेशन है या नहीं, नीडेड सर्विसेज हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, कॉमन ऑपरेशंस हैं, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन हमारी क्लास के पास एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, कुछ बिहेवियर्स उसके पास मौजूद हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं या नहीं है, मतलब जेनेरिक से एट्रीब्यूट्स हैं, डिफरेंट हैं,
कॉमन ऑपरेशंस हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, किन किन को ये फुलफिल कर रही है। फिर क्लासेस के आइडेंटिफिकेशन, अब जो पोटेंशियल क्लासेस की हमने एक लिस्ट बनाई थी, होम ओनर, सेंसर, कंट्रोल पैनल, इंस्टॉलेशन सिस्टम, नंबर, टाइप, पासवर्ड्स, ठीक। फिर उसके ऊपर हमने देख लिया होम ओनर एक रोल है, ठीक है, और एक्सटर्नल एंटिटी, ठीक है। सेंसर्स जो है एक्सटर्नल एंटिटी है, कंट्रोल पैनल एक्सटर्नल एंटिटी है, इंस्टॉलेशन एक अकरेंस है, प्रोसेस है, ठीक है। सिक्योरिटी सिस्टम थिंग, ठीक है। नंबर, टाइप, नॉट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एंटिटीज तो हैं, इनसे अभी क्योंकि ये नाउन है तो हमें ये तो क्लियर है कि ये अकरेंस नहीं है, प्रोसेसेस नहीं है, नॉट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट्स की हैसियत नहीं हो सकती, एट्रीब्यूट्स की हो सकती है, ठीक है। अब मास्टर पासवर्ड अगेन एक चीज़ है, फ़ोन नंबर एक चीज़ है, सेंसर इवेंट जो है अकरेंस है किसी की, मॉनिटरिंग सर्विस जो है वो अगेन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। अब इस सारे को हमारे पास जो ये क्राइटेरिया दिया हुआ था उस क्राइटेरिया के ऊपर आप जज करेंगे एंड देन यू विल सी कि वेदर ये एक्सेप्टेंस उसमें आता है या रिजेक्शन उसमें आता है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स ऑफ अ क्लास, फिर हमने नेक्स्ट स्टेज क्या की कि क्लास के एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए। एट्रीब्यूट्स, अब ये वाला स्टेप भी हम लास्ट टाइम भी एक हद तक कर चुके हैं। एट्रीब्यूट्स आर दोज नाउन्स फ्रॉम द ग्रामेटिकल पार्ट्स दैट रीजनेबली बिलोंग टू अ क्लास, ठीक। एट्रीब्यूट्स उसको डिफाइन करने के काम आते हैं। वैल्यूज दैट डिस्क्राइब द करंट प्रॉपर्टीज और स्टेट ऑफ अ क्लास, ठीक है। एट्रीब्यूट में ऑल्सो अपीयर इनिशियली एज अ पोटेंशियल क्लास दैट इज लेटर रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द क्लास सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स पे आपके पास आते हैं जो फर्स्ट लुक में उनका वही स्टेटस होता है जो क्लास का होता है, लेकिन लेटर क्लैरिफिकेशंस में हमें ये बात इस्टेब्लिश होती है कि दीज कैन नॉट बी क्लासेस, ठीक है। इनकी क्लासेस वाली हैसियत नहीं हो सकती क्योंकि वो हमारे क्राइटेरिया को मैच नहीं करते, तो इनकी क्लासेस वाली हैसियत नहीं हो सकती, तो फिर कौन सी हो सकती है, एट्रीब्यूट वाली हो सकती है। इन आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट्स फॉलोइंग क्वेश्चंस शुड बी आंसर्स। What data items will fully define a specific class? Usually an item is not an attribute if more than one of them is to be associated with a class, ठीक है। एक आइटम एट्रीब्यूट नहीं होता अगर एक से ज्यादा ऑफ दैट इज एसोसिएटेड विद द क्लास। अगर मल्टीपल वाली बात आती है या कंपोजिट वाली बात आती है तो फिर हम उसको एट्रीब्यूट कंसिडर नहीं करते, फिर हम उसको एक और क्लास या एक और ऑब्जेक्ट या इंडिपेंडेंट के तौर पे कंसिडर करते हैं जिसको हम अपनी क्लास के साथ कंपोज या डिफाइन तो करा सकते हैं। ये आज this is the important part for us today, the operations, defining the operations on the class. Operations define the behavior of a class, ठीक है। operations ये बताते हैं in the long run कि एक class किस तरह से act करेगी, how would it really behave। 4 categories हैं। operations that manipulate data in some way to change the state, for example add, delete, modify। operations that perform a computation, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से हैं कि जैसे डाटाबेस के ऑपरेशंस होते हैं या डाटा के ऑपरेशंस होते हैं कि आप इसमें कुछ ऐड, डिलीट या मॉडिफाई कर रहे हैं या कोई कंप्यूटेशन कर रहे हैं, ठीक है, कि हम उसका होम अलाउंस कैलकुलेट कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन बेसिक अलाउंस मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ठीक है। फिर ऑपरेशंस दैट इंक्वायर अबाउट स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जहाँ पे हम कोई रीड या डिस्प्ले या आउटपुट वाली कोई चीज़ लगा रहे हैं जहाँ के ये चेक कर रहे हैं कि अभी ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है। And then operations that monitor an object for the occurrence of a controlling event। और कुछ इस तरह के operations हैं जो constantly सिस्टम की या ऑब्जेक्ट की स्टेट रीड कर रहे हैं ताकि उसके corresponding जो इवेंट अकर होना है वो करा सकते हैं। An operation has knowledge about the state of a class and nature of its associations, ठीक। तो ऑपरेशन के पास जो है क्लास की स्टेट की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, ठीक। क्लास के जो डाटा के मेंबर्स हैं, जो डाटा की वैल्यूज है, दोज आर एक्सेसिबल टू एन ऑपरेशन, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर आप उसी सारे डाटा की वैल्यूज को रीड कर सकते हैं। एंड दी नेचर ऑफ इट्स एसोसिएशन, ये भी अब उन ऑपरेशंस के थ्रू हम स्पेसिफाई कर सकते हैं क्योंकि क्लासेस का एक दूसरे के साथ एसोसिएशन है, तो यूजिंग दोज फंक्शंस वी कैन डिफाइन कि एक क्लास दूसरी क्लास से कम्युनिकेशन कैसे और कैसे नहीं कर सकती, ठीक है। इसकी एग्जांपल ले लें कि अगर आपने इनहेरिटेंस 2 क्लासेस के बीच में कराई है, एक आपके पास पेरेंट क्लास है,
एक आपके पास चाइल्ड क्लास है, तो अब इस रिलेशनशिप के कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। पेरेंट क्लास वाली चीजें चाइल्ड क्लासेस के अंदर इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन चाइल्ड क्लासेस वाली चीजें पेरेंट क्लास के अंदर नहीं इस्तेमाल होती, ठीक है। तो हम जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्रिएट करते हैं, हमने देखा था या पहले कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस का या वर्चुअल फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है, तो अगर आपने पेरेंट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्रिएट कर दिया है, तो आप उस फंक्शन की फुल फ्लेज्ड डेफिनेशन चाइल्ड क्लासेस में दे सकते हैं, ठीक। तो फिर वो अब दैट्स अगेन एन एसोसिएशन, जिसमें आपको ये चीज स्पेसिफाई हो जाएगी कि ये एसोसिएशन इस फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट कैसे होनी है, कैसे ये काम करना है कि जब कॉल आपकी पेरेंट क्लास के फंक्शन को पढ़े तो वो रीडायरेक्ट होकर चाइल्ड क्लास के फंक्शन पे आए और चाइल्ड क्लास का फंक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करे। The action performed by an operation is based on the current values of the attributes of a class. जो अभी ऑब्जेक्ट की स्टेट होगी उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट की स्टेट रेडी की स्टेट है तो हमारे जो फंक्शन है वो उसी करंट स्टेट को रीड करेगा। अगर ऑब्जेक्ट की स्टेट जो है अलार्म की स्टेट है, अलार्म हैज ऑलरेडी रंग, तो वो उसकी करंट स्टेट की बेसिस पे रिएक्ट करेगा। अब कैसे ऑपरेशंस डिफाइन करने, सर्कल द वर्ब्स एंड देन सिलेक्ट द वर्ब्स that relate to the problem domain classes that were previously identified, ठीक है। पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में हमने वही देखा कि आपने जब क्लासेस निकालनी होती है हम नाउन्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और जैसे अब ऑपरेशंस की बात आ गई, फंक्शंस की बात आ गई, तो आप नाउन्स छोड़े, आप वर्ब्स पढ़ना शुरू कर दें। प्रोसेसेस आपके वर्बियल फ्रेजेस के अंदर हिडन होंगे। डूइंग समथिंग, जो काम वाला एस्पेक्ट है, डूइंग दिस और डूइंग दैट, वो हमारे वर्ब्स के साथ एसोसिएटेड होगा, ठीक है। अब इसी में हम देख रहे हैं सेफ्ड होम सिक्योरिटी फंक्शन इनेबल्स द होम ओनर। अब ये हमारे पास एक वर्ब है, ठीक है। टू कॉन्फ़िगर द सिक्योरिटी सिस्टम व्हेन इट इज इंस्टॉल्ड, मॉनिटर्स ऑल सेंसर्स एंड इंटरैक्ट्स विद द होम ओनर, ठीक है। अगेन कॉन्फ़िगर द सिस्टम, ठीक है, आर्मिंग एंड डिसआर्मिंग द सिस्टम। तो इसी तरह आपने सारे वर्ब्स निकाल लिए और वो वर्ब्स जो हैं वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी न किसी ऑपरेशंस के साथ। अब ये पूरी एक लिस्ट दे दी, इनेबल्स, कॉन्फ़िगर, इंस्टॉल्ड, मॉनिटर्स, कनेक्टेड, इंटरैक्ट्स, असाइंड, आर्मिंग, डिसआर्मिंग, इनपुट, इन्वोक्स, डायल्स, रिकग्नाइज, स्पेसिफाइड, रिपोर्टिंग, ठीक। तो ये सारी लिस्ट आपके पास निकल गई। फिर अब हमने क्या किया, हमारे पास ऑपरेशंस भी आ गए, क्लासेस भी हमने पहले देख ली थी, क्लासेस के हमने एट्रीब्यूट्स भी बना लिए थे। नाउ वी गेट टू द क्लास डायग्राम पार्ट, ठीक। तो हमने एक प्रोसेसर की अपनी क्लास बना ली जिसने इस सारी इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में प्रोसेस करना, ठीक है। हमने कोई सिस्टम की आईडी दे दी। अभी आपके घर में जो मशीन इंस्टॉल हुई है, सेफ होम सिक्योरिटी वालों की तरफ से जो मशीन इंस्टॉल हुई है, उस सिस्टम की हमने कोई आईडी प्रोवाइड कर दी, वेरिफिकेशन फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दिया, सिस्टम का स्टेटस दे दिया कि अभी करंटली सिस्टम जो है रेडी स्टेट में, अलार्म स्टेट में, आर्म्ड या डिसआर्म्ड स्टेट में, ठीक है। मतलब अगर जिस टाइम पे आप घर होते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने उस सिस्टम को डिसआर्म कर दें। जब आप घर पे मौजूद हैं तो आपको सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, यू कैन चेक योरसेल्फ, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप खड़े में और आग लगी है और आपको नहीं पता क्या आग लगी है। तो अब जब तक आप मौजूद है तो मे बी यू डू नॉट नीड द सिस्टम, ठीक है। तो आप उसको डिसआर्म कर दें मे बी। अगेन डिले टाइम, हमने कहा था कि ये हमने स्पेसिफाई करना है कि घर में एंट्रेंस के कितनी देर बाद जो है हम अपने सिस्टम को डिसेबल कर लें, ठीक है, ताकि ये आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि कब होम ओनर ने सिस्टम घर में एंटर हुआ है और कब कोई बर्गलर जो है उसने ब्रेक इन किया। टेलीफोन नंबर, ठीक है, जिस फोन नंबर पे हमने मे बी कॉल करनी है। मास्टर पासवर्ड, जिससे हम सारे सिस्टम को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। टेम्पररी पासवर्ड, ठीक है, एंड नंबर ट्राइस, ठीक। जिस तरह हमारे सेलफोन्स की स्क्रीन में होता है कि अगर आपको पासवर्ड दिया हुआ है या आपने कोई उस पर पैटर्न उस पर रखा हुआ है तो एक सर्टन नंबर ऑफ ट्राइज से ज़्यादा अगर आप कर लें, अगर आप 4 दफ़ा पैटर्न गलत दे दें, 5 दफ़ा पैटर्न गलत दे दें, तो उसके बाद वो आपको 6th टाइम या 7th टाइम वो पैटर्न दोबारा एंटर नहीं करने देता। देन यू हैव टू वेट, ठीक है। और अगर आप उस इंतज़ार करने के बाद फिर भी पैटर्न गलत दे दें तो आपकी वो सेलफोन लॉक हो जाता है। अब वो सेलफोन तब दोबारा खोलेगा कि जब तक कि आप वो एसोसिएटेड जो उसके साथ ईमेल है
उससे जो है ये वेरीफाई नहीं कराएंगे, ठीक है, या एसोसिएटेड किसी और नंबर से ये वेरीफाई नहीं कराएंगे। तो अगेन ये भी हमारे जितने सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर ये वाली चीज़ भी दी हुई होती है कि कब, हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्राइज आप एक यूज़र को अलाउ कर सकते हैं, व्हेन टू मेक श्योर कि भाई मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि बगलर आ गया और सारी रात बैठ के पासवर्ड एंटर करता रहा और आपने सारी रात उसे करने दिए और फिर सुबह जाके ही फाइनली हिट द जैकपॉट और जो है सही पासवर्ड एंटर हो गया और सारा सिस्टम जो है वो खुद ही उसने बगलर ने डिसेबल कर दिया, फिर उसने जो जो चीज़ें चुरानी थी आराम से चुराई और ले गया साथ। दैट्स समथिंग यू डू नॉट वांट, ठीक है। तो सिस्टम में एक सर्टेन नंबर ऑफ ट्राइज होती हैं कि कब तक वो पासवर्ड जो है वो एंटर कर सकता है, करता रहे और चेक करता रहे कि सही जो है यूजर को एक्सेस अलाउ करे या डिसअलाउ करे। अच्छा, अब इसी की बेसिस पे हमारा सिस्टम प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है सिस्टम की, सिस्टम अपनी करंट स्टेट को डिस्प्ले कर सकता है। अभी हम बता दें सिस्टम को कि ये क्या स्टेटस की चल रही है, क्या नहीं चल रही। रीसेट हम इसको कर सकते हैं। हम जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि आप घर में आते हैं तो एक दिन एकदम से वो आपका अलार्म बजने लग जाता है, फिर आप उसको रीसेट करते हैं, ठीक है, पासवर्ड यूज़ करके आप उसको रीसेट करते हैं कि sort of you're giving the information that everything's all right. रीसेट कर सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं कि कुछ मसला जो है वो है तो नहीं सिस्टम के साथ, मॉडिफाई कर सकते हैं, आपने पासवर्ड चेंज करना है या टेलीफोन नंबर चेंज करना है, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपके होम ओनर की एब्सेंस में कोई इवेंट अकर हुआ है तो फिर प्रोसीजर ये है कि वो डेजिग्नेटेड नंबर के ऊपर कॉल कर देगा, तो आप कॉल कर सकते हैं। अब एक और क्लास डायग्राम देख लें आप, ये एक जनरल घर के फ्लोर प्लान के लिए एक क्लास डायग्राम हमारे पास बनी हुई है। इसमें हमारे पास क्या है कि एक फ्लोर प्लान है, ठीक है, उसके साथ हमने टाइप एसोसिएट करा दी, नेम एसोसिएट करा दिया और आउटसाइड डायमेंशंस हमने मेंशन कर दी। अब इन्हीं की बेसिस के ऊपर हमने क्या किया, डिटरमिन टाइप का फंक्शन है हमारे पास, पोजीशन फ्लोर प्लान का है, स्केल का है, चेंज का है, ठीक है। दिस फ्लोर प्लान इज पार्ट ऑफ अ वॉल, ठीक है, और इज प्लेस्ड, आई एम सॉरी ये मैंने उलट पढ़ दिया, द वॉल इज पार्ट ऑफ अ फ्लोर प्लान एंड द कैमरा इज प्लेस्ड विद इन द फ्लोर प्लान, ठीक है। द वॉल सेगमेंट इज यूज्ड टू बिल्ड द वॉल and the window is used to build the wall and the door is used to build the wall, ठीक है। तो अब इसमें क्या इंफॉर्मेशन, मतलब हमारे पास क्या है कि we've got number of classes, जो क्लासेस हमने एसोसिएट करा दी हैं फॉर द दूसरी क्लासेस के साथ। वॉल एक जनरल हमारे पास क्लास है, जिस क्लास की डिस्क्रिप्शन, जिस क्लास की अपनी फंक्शनैलिटी तब कंप्लीट होगी जब वो हमारी वॉल सेगमेंट की क्लास के साथ, विंडोज़ की क्लास के साथ, डोर की क्लास के साथ एसोसिएट है, ठीक है। अब ये किस तरह से एसोसिएटेड है कि डोर जो है दैट इज़ यूज्ड टू बिल्ड अ वॉल, या ठीक है। अब ये बात कैसे स्पेसिफाई हो रही है, ये जो आपके पास छोटा सा एरो लगा हुआ है ये बता रहा है कि हाउ टू रीड दैट, ठीक। तो अब हमने क्या किया कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो गई कि हमने एक क्लास दी, क्लास का नाम दिया, क्लास के एट्रीब्यूट्स दिए, क्लास के ऑपरेशंस दिए और उसके साथ हमने एसोसिएट करा दिए, क्लासेस के बीच की एसोसिएशंस हमने स्पेसिफाई कर दी, ठीक है। तो अब जो टॉप से लेवल पे हम रीड करते हैं, दोज आर द डिपेंडेंसीज, और जो टॉप पे हमारे पास चीज़ें अभी ये जो दी हुई हैं, दीज आर मल्टीप्लिसिटीज, कि एक वॉल सेगमेंट एक वॉल के साथ एसोसिएटेड है और एक वॉल के अंदर मल्टीपल वॉल सेगमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक वॉल के अंदर मल्टीपल विंडोज हो सकती हैं और एक विंडो जो है वो एक ही वॉल के अंदर हो सकती है, ठीक है। ऐसी वॉल्स भी हो सकती हैं जिनके अंदर कोई विंडो ना हो और ऐसी वॉल्स भी हो सकती हैं जिनमें मल्टीपल विंडोज एग्जिस्ट करती हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीव गॉट एसोसिएशंस। अच्छा, अब एसोसिएशंस में क्या है, हमने एक जेनेरिक लेवल पे तो ये बात डिफाइन कर दी थी कि क्लासेस आपस में इंटरैक्ट करती हैं। इंटरैक्शन की ज़रूरत क्या है, क्योंकि कोई भी क्लास स्टैंड अलोन जो है वो कंप्लीट सिस्टम को नहीं इम्प्लीमेंट कर सकती, क्लासेस को आपस में कोलैबोरेट करना पड़ता है फॉर देम टू बी एबल टू अचीव सम लार्जर फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो एसोसिएशंस एक जेनेरिक लेवल पे तो हमने ऑलरेडी स्टडी की हैं, ठीक है। क्लासेस की कोलैबोरेशन को ही हम एसोसिएशंस कहते हैं। फिर हम इनको फर्दर हमने इनकी डिटेल में हमने इनकी टाइप्स और इनकी काइंड्स भी डिफाइन कर ली।
अब एक एम्प्लॉई इज एसोसिएटेड विद अ डिपार्टमेंट, ठीक है, अ डिपार्टमेंट हैज मेनी एम्प्लॉइज। एक डिपार्टमेंट के अंदर जब तक एम्प्लॉइज काम नहीं करते उसकी एक डिपार्टमेंट की हैसियत नहीं बनती। तो एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज हो सकते हैं, ठीक है। अगेन अ कंपनी कैन हैव मेनी डिपार्टमेंट्स। एक कंपनी तब हम कहेंगे कि कंपनी क्रिएटेड है जब कंपनी के अंदर कोई ना कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा होगा, कंपनी के अंदर कोई ना कोई एम्प्लॉइज होंगे, एम्प्लॉइज को हमने किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर प्लेस किया हुआ होगा, ठीक है। तो एसोसिएशन फिर क्या हुई? इट इज अ सेमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर क्लासेस दैट स्पेसिफाइज कनेक्शंस अमंग देयर इंस्टेंसेस। सेमांटिक रिलेशनशिप है, एक लॉजिकल रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर क्लासेस, बहुत सारी दो क्लासेस के बीच में या दो से ज्यादा क्लासेस के बीच में, दैट स्पेसिफाइज कनेक्शन अमंग देयर इंस्टेंसेस, जो इसी के डिपार्टमेंट के इंस्टेंस के कनेक्शन बनाता है कंपनी के इंस्टेंस के साथ, या एम्प्लॉई का एक इंस्टेंस क्रिएट करता है डिपार्टमेंट के एक इंस्टेंस के साथ, ठीक है। An association is a structural representation specifying that objects of one class are connected to objects of a second class, ठीक है। अब एक अगेन स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है क्योंकि हमें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अभी तक कोई डायनामिक या बिहेवियरल एस्पेक्ट नहीं आया। स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है जो स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाइंग दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास आर कनेक्टेड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकंड क्लास। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक क्लास जो है वो अपने दूसरी क्लास के साथ, दूसरी क्लास के एक ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक क्लास दूसरी क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड हो। An employee works for a company, ठीक है। अब एक्चुअल चीज क्या है कि employee works for a company, ठीक है। लेकिन अब कंपनी के साथ काम करने के लिए एम्प्लॉय को किसी न किसी डिपार्टमेंट में होना पड़ता है। अब जैसे आई वर्क फॉर कॉमसैट्स, लेकिन कॉमसैट्स में भी मेरी एग्जिस्टेंस कहाँ है? कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। पॉसिबल था कि मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होती या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में होती या किसी और डिपार्टमेंट में होती, ठीक है। तो जिस मर्जी डिपार्टमेंट में आप एग्जिस्ट करते हैं, फाइन। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या है कि एम्प्लॉयज जो हैं वो कंपनी के साथ एसोसिएटेड है और कंपनी के साथ इनका डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं, एसोसिएशन इज इन द फॉर्म कि वो किसी एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उस डिपार्टमेंट की मतलब ओवरऑल फंक्शनैलिटी जो है वो हमारी कंपनी की फंक्शनैलिटी को पूरा करने में काम आ रही है। An association between two classes indicates that objects of one class of an association recognize objects at the other end and may send messages to them. अब इस association का सॉफ्टवेयर की टर्म्स में मीनिंग क्या है कि between two classes indicates that object at one end of association recognize objects at the other end, ठीक है। मीनिंग कि अगर एक स्टूडेंट की क्लास जो है वो एसोसिएटेड है एक कोर्स की क्लास से, तो स्टूडेंट की क्लास का कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ST1 जो है वो कोर्स की क्लास के एक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल C1 को रिकग्नाइज कर सकता है और इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब कि ST1 के रेफरेंस से हमने एक फंक्शन कॉल करा है इनरोल का, ठीक है। और इनरोल के इस फंक्शन के अंदर हमने कोर्स का ऑब्जेक्ट C1 और C1 के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से जो है गेट डिटेल्स का फंक्शन कॉल करा है। तो ST1 का फंक्शन जो है, ST1 का जो ऑब्जेक्ट है वो C1 के ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज कर सकता है, इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, इसके रेफरेंस से कोई और फंक्शन को कॉल करा सकता है, ठीक है। रिकग्नाइज ऑब्जेक्ट्स एट द अदर एंड एंड मे सेंड मैसेजेस टू देम, ठीक है। तो अब इसी तरह है कि जैसे स्टूडेंट या ST1 का जो हमारे पास था उसको अपने एनरोलमेंट के प्रोसेस के लिए C1 से कोई ना कोई डिटेल्स लेनी थी, ठीक है। तो ये उसके साथ एसोसिएट हो गया, उसने उसको कोई डिटेल्स रिक्वेस्ट की और ये डिटेल्स अब यहाँ पे C1 का ऑब्जेक्ट इसको वापस पास कर देगा। C1 के ऑब्जेक्ट ने वो चीज़ें रिटर्न कर दी और रिटर्न जो उसने की है वो हमारा ST1 का ऑब्जेक्ट, ST1 का जो ऑब्जेक्ट है वो यूज कर सकता है। This property will help us discover less trivial association using interaction diagrams, ठीक है। तो अब यही जो मैसेज पास वाली बात हो गई, ये हमारे बाद की इंटरेक्शन डायग्राम्स या बिहेवियरल डायग्राम्स के साथ भी इस्तेमाल हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखें कि एक स्टाफ मेंबर है जो कि इंस्ट्रक्ट करता है स्टूडेंट को, ठीक है। अब ये लेक्चरर भी हो सकता है, ये एसोसिएट प्रोफेसर भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है। इसका काम क्या है कि इंस्ट्रक्ट करता है या पढ़ाता है किसी न किसी स्टूडेंट को, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो एसोसिएटेड है कोर्सेज के साथ, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो कोर्सेज लेता,
और कोर्स के क्या हो सकते हैं, प्री रिक्विजिट्स हो सकते हैं। तो आप इसमें देख लें कि एक क्लास जो है खुद अपने साथ भी एसोसिएटेड हो सकती है। कोर्सेज वाली क्लास जो है वो अगेन कोर्सेज वाली क्लास के साथ ही एसोसिएटेड है, इसी का प्री रिक्विजिट है। तो एक क्लास अपनी क्लास के अपनी क्लास के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, किसी दूसरे इंस्टेंस पे भी क्यूरी कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप को रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि जो हमारे पास पहली एसोसिएशन है इस पे कोई एरो हेड आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो दूसरी एसोसिएशन है इस पे नजर आ रहा है। क्यों? ये जो दिस सेकेंड पार्ट, दिस इज द नेविगेबल और यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन वेयर इट्स ऑलवेज द स्टूडेंट दैट क्यूरीज द कोर्सेज। हमेशा जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट वाली क्लास है, वो कोर्सेज वाली क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेगी। कोर्सेज वाली क्लास जो है वो स्टूडेंट की क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं करेगी। तो यहाँ पे आप जो पॉइंट ऑफ इनिशिएशन है वो ये डिटर्मिन होता है कि स्टूडेंट की क्लास कोर्सेज की क्लास से किसी तरह जो है वो एक्ट कर रही है, ठीक। देन हमारे पास ये जो इंस्ट्रक्ट का वर्ड आपको बीच में नजर आ रहा है, स्टाफ मेंबर इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये एसोसिएशन का नेम है, ठीक है। ओवर हेयर वी स्पेसिफाई कि एक एसोसिएशन का क्या नाम हो सकता है। अच्छा, अब ये देना कोई कंपलसरी नहीं, देयर कैन बी नेम्ड एसोसिएशन एंड देयर कैन बी अननेम्ड एसोसिएशन। जैसे ये जो सेकेंड एसोसिएशन आपको नजर आ रही है, जो थर्ड एसोसिएशन नजर आ रही है, ये अननेम्ड भी है। अब स्टाफ मेंबर कैन एक्ट एज एन इंस्ट्रक्टर एट टाइम्स, ठीक है। स्टाफ मेंबर हो सकता है कि एडमिन के तौर पे भी काम करता हो और इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी काम करता हो। यहाँ पे सो फार जो सिनेरियो हम दे रहे हैं वो उसमें इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने स्टाफ मेंबर की क्लास के साथ एक चीज दे दी है, एक नाम दे दिया, दिस नेम इज द रोल नेम, ठीक है। दिस स्पेसिफाइज व्हाट द क्लास इज बिहेविंग एज एट द करंट मोमेंट, ठीक है। सारे लेक्चरर्स जो हैं वो एडमिन नहीं हो सकते, कुछ लेक्चरर्स हैं जो एडमिन भी हो सकते हैं, ठीक। तो अगर उसके पास एक स्पेशल आईडी पासवर्ड है तो फिर हम उसको कहते हैं कि एडमिन भी है। फिर अब और बात हो गई, अगर उसके पास वो स्पेशल आईडी या पासवर्ड नहीं है फिर वो एडमिन नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर उसका एडमिन वाला रोल नहीं है, उसका खाली इंस्ट्रक्टर वाला रोल है। तो हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एक इंस्ट्रक्टर एक क्लास कितने डिफरेंट रोल्स के तौर पे बिहेव कर सकती है, ठीक है। यहीं पे अगर वो हमारी कोई मैनेजमेंट वाला फंक्शन होता और मैनेजमेंट के लिए वो किसी और क्लास के साथ एसोसिएटेड होती तो फिर हम यहाँ पे मेंशन कर सकते थे कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये एडमिन की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। देन वी गॉट मल्टीप्लिसिटीज, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी जैसे में हम जिक्र करते आए हैं, मल्टीप्लिसिटी ये डिफाइन करती है कि एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएट होगा। जैसे एक स्टाफ मेंबर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है ये मेनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक स्टूडेंट जो है हाउएवर वो एक टाइम में एक स्टाफ मेंबर के साथ भी हो सकता है और मल्टीपल के साथ भी हो सकता है। हो सकता है कि मैं एक ही सिंगल ही कोर्स ले रही हूँ और वो एक सिंगल कोर्स एक ही स्टाफ मेंबर पढ़ा रहा है, और ये भी हो सकता है कि मैं बहुत सारे कोर्सेज ले रही हूँ, 5 ले रही हूँ, 6 ले रही हूँ, तो वो मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स के साथ हो सकते हैं। तो ये जो 1 मेरे पास है ये लोअर लिमिट डिफाइन कर रहा है कि आप एक क्लास के कम से कम कितने ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएट होंगे, और जो ये 2 डॉट्स के बाद जो आपके पास सेकंड नंबर आ रहा है, चाहे ये n हो चाहे ये 1 हो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपर लिमिट को, ठीक है। मैक्सिमम आप दूसरी क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएट होंगे, ठीक है। ये 1 to 1 भी हो सकता है, ये 1 to many भी हो सकता है, और ये कोई नंबर भी हो सकता है, 1 से लेके 3, 1 से लेके 5, ठीक है। ये फिगर आपको यहाँ पे नजर आ रही है। एक कोर्स का 0 प्रीरेक्विजिट्स भी हो सकते हैं और एक कोर्स के मैक्सिमम 3 प्रीरेक्विजिट्स भी हो सकते हैं। तो ये डिफाइन हो रहा है कि एक कोर्स के कितने प्रीरेक्विजिट्स हो सकते हैं। किन टर्म्स में, स्टैटिक टर्म्स में हमने डायरेक्टली ये बात मेंशन कर दी कि 0 से लेके 3 प्रीरेक्विजिट्स हो सकते हैं। तो ये 0 हमारे पास लोअर लिमिट है और 3 जो है हमारे पास अपर लिमिट है। एन एसोसिएशन कैन बी नेम्ड, अगर उसका मीनिंग हमने क्लैरिफाई करना है, स्पेशली जिन केसेस में हमारे पास क्लासेस के डिफरेंट रोल्स हैं, तो फिर हमारे पास एसोसिएशंस की टर्म में ये बात आ सकती है कि हमें उसका जो मीनिंग है वो क्लैरिफाई करना है, फिर हम उसको नेम्ड एसोसिएशन दे सकते हैं। द नेम इज रिप्रेजेंटेड एज अ लेबल प्लेस्ड मिडवे अलोंग द एसोसिएशन लाइन, ठीक है। जो हमारे पास एसोसिएशन लाइन दी हुई थी
ये जो दिया हुआ है स्टाफ मेंबर से लेके स्टूडेंट तक, इसमें बीच में हमने नेम प्लेस कर दिया। इंस्ट्रक्टर जो हमने लिख दिया वो अब इसका नेम हमें रिप्रेजेंट कर रहा। यूजुअली अ वर्ब और अ वर्ब फ्रेज कनेक्शन बता रहा है कि किस प्रोसेस के थ्रू वो कनेक्टेड है, तो ये प्राइमरीली वर्ब या वर्ब फ्रेज की फॉर्मेट में होता है। देन अ रोल, दूसरी जो बात थी, अ रोल इज एन एंड ऑफ एन एसोसिएशन वेयर इट कनेक्ट्स टू अ क्लास। ठीक है, रोल जो है एंड ऑफ एसोसिएशन पे देते हैं। इट मे बी नेम टू इंडिकेट द रोल प्लेड बाय द क्लास अटैच्ड टू द एंड ऑफ द एसोसिएशन पाथ। ठीक है, अगर इंस्ट्रक्टर जो है वो स्टाफ मेंबर जो है वो इंस्ट्रक्टर के तौर पे बिहेव करता है, तो हमने स्टाफ मेंबर की क्लास के साथ जो है इंस्ट्रक्टर का वर्ड लिखा है। वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टाफ मेंबर की जो क्लास है उसके कौन से रोल्स हैं। यूजुअली अ नाउन और अ नाउन फ्रेज, अगैन क्योंकि ये रोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये नाउन या नाउन फ्रेज की फॉर्मेट में होगा। And these are mandatory for reflexive associations. Reflexive associations या एक क्लास के जो अपने ही क्लास के साथ associations थे उनमें कंपल्सरी होता है। ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक क्लास खुद अपने साथ कम्युनिकेट नहीं करती, कर सकती है कम्युनिकेट नहीं करती। तो फिर कब कर सकती है? जब कोई रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन हो, मतलब कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट दो डिफरेंट रोल्स में बिहेव कर रहा हो, दो डिफरेंट रोल्स उसको असाइन हुए हैं। एक कोर्स रेगुलर कोर्स भी हो सकता है और एक कोर्स किसी दूसरे कोर्स का प्री रिक्विजिट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों हैं तो ऑब्जेक्ट क्लास के ही कोर्सेज। ठीक है, बात तो उसी की हो रही है, कोर्स की ही हो रही है और ऑब्जेक्ट की ही हो रही है, कोर्स की क्लास के ऑब्जेक्ट की ही हो रही है। एक टाइम पे वो कोर्स के तौर पे बिहेव कर रहा है, एक टाइम पे वो प्री रिक्विजिट के तौर पे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन है उनके अंदर आपको रोल्स जो है वो कंपल्सरी डिफाइन करना पड़ता है। एसोसिएशंस के साथ फिर जो चीज थी हमारी वो क्या थी? मल्टीप्लिसिटीज। मल्टीप्लिसिटी क्या है? द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास नेक्स्ट टू विच the multiplicity expression appears that are referenced by a single instance of the class that is at the other end of the association path. Definition थोड़ी सी लंबी हो गई, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। Number of instances of a class that are referenced by single instance of the class. ठीक है, एसोसिएशन दो क्लासेस के बीच में, जिसमें मल्टीप्लिसिटी ये डिफाइन करती है कि एक क्लास के कितने इंस्टेंसेस दैट आर रेफरेंस्ड बाय, जो इस्तेमाल हो सकते हैं, एक्सेस हो सकते हैं बाय अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ द अदर क्लास। ठीक है, एक इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स को एक टाइम में रेफरेंस कर सकता है, क्यूरी कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट एक ही कोर्स ले सकता है तो फिर हम कह देते हैं कि स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कोर्स क्लास के खाली एक ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट जो है वो मेनी कोर्सेज ले सकता है, अभी करंटली उसने 4 कोर्सेज लिए और एक वो प्रीवियस सेमेस्टर का पढ़ रहा है या कुछ इस तरह से केस है, मेनी ले सकता है, तो हम कह सकते हैं कि वो कम से कम एक या ज्यादा से ज्यादा मेनी ले सकता है। डिफरेंट अमाउंट हो सकती है, कुछ के लिए 4, कुछ के लिए 5, कुछ के लिए कुछ और हो सकती है। फिर हम ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एक टाइम में एक स्टूडेंट जो है वो 6 से ज्यादा कोर्सेज नहीं ले सकता। ठीक है, वो 6 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड नहीं हो सकता। इंडिकेट्स वेदर और नॉट एन एसोसिएशन इज मैंडेटरी। ठीक है, अब ये बता सकते हैं कि इसमें मैंडेटरी की बात कैसे वो रिप्रेजेंट कर सकता है। आपको प्री रिक्विजिट्स वाली एग्जाम्पल याद है, 0 से लेके 3 तक। तो अगर किसी भी एसोसिएशन के साथ आपको 0 वाला लफ्ज नजर आए तो दैट मीन्स कि इट इज नॉट ए कंपल्सरी एसोसिएशन, रादर ये है कि उस टाइम में वो जो है एग्जिस्ट करे भी, हो भी सकता है कि वो दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड हो, और ये भी हो सकता है कि वो दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड ना हो। इट प्रोवाइड्स अ लोअर एंड अपर बाउंड ऑन द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर हमें मिलता है वो हमारी लोअर बाउंड होती है और जो या लोअर लिमिट होती है, और जो सेकंड नंबर हमें मिलता है वो अपर लिमिट या अपर बाउंड होती है। ठीक है, एग्जैक्टली 1 या 1 से लेके 1 तक ये एसोसिएशन को हम इस 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एसोसिएशंस की डिफरेंट जो हमारी टाइप्स होती हैं या मल्टीप्लिसिटी के जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो आप पिछली बहुत सारी डायग्राम्स में देखते भी आए हैं। ठीक है, 0 और मोर हो सकती हैं, मतलब या तो कोई भी नहीं होगी या बहुत सारी हो सकती हैं। इसको हम एक सिंपल खाली एक स्टार के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 और मोर कम से कम एक होगी और ज्यादा से ज्यादा कोई भी हो सकती है। 0 और मोर या ऑप्शनल एसोसिएशन हो सकता है कोई भी ना हो सकता है खाली एक हो। ठीक है,
फिर स्पेसिफाइड रेंज, आपने बता दिया कि एग्जैक्टली कम से कम 2 के साथ एसोसिएटेड होगी और मैक्सिमम 3 के साथ। तो इसके साथ हमारे पास पूरी रेंज आ गई कि या तो 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं हो सकते। ठीक है। और मल्टीपल डिसजॉइंट रेंजेस, या तो 2 के साथ होगा, या 4, या 5, या 6, या 8। 3 के साथ नहीं एसोसिएट हो सकता, 7 के साथ नहीं एसोसिएट हो सकता। ठीक है। तो हम सेट्स भी डिफाइन कर सकते हैं वेयर दिस रेंज डिफाइंस, जो आपके पास एक सेट हो 4 to 6 इज अ सेट, 4, 5, 6 वाली इसके अंदर रेफरेंसेस हो सकते हैं। अब इन्हीं एसोसिएशंस में हमारे पास जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एसोसिएशंस हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे एग्रीगेशन है, एग्रीगेशन इज वन फॉर्म ऑफ एन एसोसिएशन दैट मॉडल्स होल पार्ट रिलेशनशिप्स। एग्रीगेट क्या है कि एक, अब एग्जाम्पल से देख लीजिए कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी का दरवाजा होता है। ठीक है। तो गाड़ी इज द होल एंड डोर इज द पार्ट। सो अ कार इज कंपोज्ड ऑफ, कार के अंदर एक डोर होना जरूरी है। ठीक है। इसी तरह घर के अंदर भी दरवाजा होता है, घर की भी, मतलब गाड़ी के दरवाजे से बेशक मुशाबहत नहीं रखता, लेकिन घर में भी दरवाजे होते हैं और गाड़ियों में भी दरवाजे होते हैं। घर भी दरवाजे के बगैर नहीं बनते और इसी तरह गाड़ियां भी दरवाजों के बगैर नहीं बनती। तो एक द डोर एक ही इंडिपेंडेंट एंटिटी है, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो हाउस के साथ भी एसोसिएटेड है। ठीक है। और कार के साथ भी एसोसिएटेड है। मॉडल इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है। डोर इज अ पार्ट ऑफ अ हाउस एंड डोर इज अ पार्ट ऑफ अ कार। ठीक है। अब अगर ये चेक करना हो कि एक रिलेशनशिप एग्रीगेशन रिलेशनशिप बनेगा या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज हैं। इज द फ्रेज पार्ट ऑफ यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप। आप ये कह सकते हैं डोर इज पार्ट ऑफ अ हाउस। ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कैट इज पार्ट ऑफ अ हाउस। ठीक है। कैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ हाउस, लेकिन डोर इज अ पार्ट ऑफ अ हाउस। तो आप कैट और उसके बीच में, हाउस के बीच में तो एक एग्रीगेशन नहीं बना सकते, डोर और हाउस के बीच में तो बना सकते हैं। ठीक है। अ डोर इज पार्ट ऑफ अ कार। आर सम ऑपरेशंस ऑन द होल ऑटोमेटिकली अप्लाइड टू इट्स पार्ट। ठीक है। कुछ इस तरह के रिलेशन ऑपरेशंस हैं जो जैसे ही आप एक होल पे अप्लाई करेंगे तो उसके पार्ट्स पे भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर आप गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी का दरवाजा भी चलता है साथ। When you move the car, you move the door along with it. ठीक है। Are some attributes values propagated from the whole to all of its part? गाड़ी अगर ब्लू है तो दरवाजा भी ब्लू ही है। ठीक है। फिर is there an intrinsic asymmetry to the relationship where one class is subordinate to the other? ठीक है। Door is part of a car, लेकिन कार इज नॉट पार्ट ऑफ अ डोर। इस तरह नहीं है कि गाड़ी दरवाजे का हिस्सा नहीं है, दरवाजा गाड़ी का हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्पोजिशन। ठीक है। अच्छा, अब कॉम्पोजिशन जो है वो एग्रीगेशन की फॉर्म है। सिंपलेस्ट टर्म्स में अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन इज कॉम्पोजिशन। अभी हम देख रहे थे कि अ कार हैज अ डोर और डोर इज अ पार्ट ऑफ अ कार। तो उसमें यह है कि डोर की एक अलग से भी हैसियत है। ठीक है। अगर गाड़ी नहीं भी होगी तो दरवाजा हो सकता है। ठीक है। बाकी सारा स्ट्रक्चर नहीं एग्जिस्ट कर रहा, लेकिन उसका दरवाजा एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह घर नहीं भी होगा, घर नहीं बनाया लेकिन खाली एक वुड का एक आपने दरवाजा बना लिया, तो दैट्स स्टिल अ डोर। ठीक। तो दैट्स एग्रीगेशन। अ हाउस इज कंपोज्ड ऑफ डोर्स, लेकिन डोर्स की इंडिपेंडेंट भी कोई ना कोई हैसियत एग्जिस्ट कर रही है। कॉम्पोजिशन में क्या है कि कॉम्पोजिशन में होल पार्ट रिलेशनशिप है, वही एग्रीगेशन वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे होल के बगैर जो है वो पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता। द होल इज द सोल ओनर ऑफ इट्स पार्ट। अगर आपके पास होल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो पार्ट की हैसियत नहीं है। द पार्ट ऑब्जेक्ट में बिलोंग टू ओनली वन होल। फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो होल जो पार्ट है वो किसी एक ही खाली होल से एग्जिस्ट कर रहा हो, एक से ज्यादा के साथ एसोसिएटेड नहीं हो। सिंप्लीफाई कर देती हूँ। अब आपके पास सर्कल है और सर्कल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। एक सर्कल की आउटलाइन पे भी पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन के पास कम से कम 3 पॉइंट्स होते हैं, तो फिर हम एक कह सकते हैं कि एक क्लोज्ड शेप बन गई है। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं तो एक क्लोज्ड शेप हमारे पास बन जाती है। ठीक है। अब अगर सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा, पॉइंट्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे।
ठीक है। अगर पॉलीगॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पॉइंट्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं ये उसी पॉलीगॉन से एसोसिएटेड है। तो जो इस तरह का रिलेशनशिप है कि जहाँ एक नहीं एग्जिस्ट करता तो दूसरा भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता, तो वो आपके पास जो है वो कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप्स हैं, वेयर जहाँ हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी है एक क्लास की दूसरी क्लास पे, और एक क्लास की एब्सेंस जो है एक क्लास की अगर एग्जिस्ट नहीं करे तो दूसरी क्लास भी ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब यही है कि एग्जाम्पल चेक कर लें कि एक वन सर्कल इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर सर्कल नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो इसकी जो कंपोजिशन एलिमेंट है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मल्टीप्लिसिटी ऑन द होल साइड मस्ट बी 0 और 1। जो हमारे पास जो कंपोजिशन वाली साइड है, सर्कल वाली साइड है, वहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 0 या 1 वाली फॉर्मेट में ही होगी, ठीक है। और जो पॉइंट वाली फॉर्मेट जो आपके पार्ट वाली है वहाँ पे डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि हमने पहले देखी थी। द लाइफ टाइम ऑफ पार्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द होल। The composite must manage the creation and destruction of its parts, ठीक है। अब ये जो इसका लाइफ टाइम है, जो इस क्लास के ऑब्जेक्ट का लाइफ टाइम है, वो डिपेंड करता है आपकी होल वाली क्लास पे। होल वाली क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले, और उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट अगर इसका क्रिएट कर लिया है तो उसको उसकी डिस्ट्रक्शन, उसकी मैनेजमेंट जो है वो होल वाली क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Then we've got the generalization relationship. Generalization relationship में क्या है हमारे पास कि एक आपके पास जनरल एग्जिस्ट कर रही है क्लास और एक स्पेसिफिक एग्जिस्ट कर रही है क्लास। जनरल क्लास एक सर्टेन जनरल सेट ऑफ बिहेवियर्स और एट्रीब्यूट्स रखती है, और उन्हीं सेट ऑफ बिहेवियर्स या एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई कर ले, उनमें कोई स्पेशलाइजेशन डाल दी तो हमारे पास स्पेशल क्लास बन गई। जैसे शेप जो है एक जनरल चीज है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो ट्रायंगल के लिए भी हो सकता है, पॉलीगॉन के लिए भी हो सकता है, सर्कल के लिए भी हो सकता है, रेक्टेंगल या बॉक्स के लिए भी हो सकता है, क्यूबॉइड के लिए भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स अ जनरल आइडिया, दैट्स अ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है। और उसी में से एक स्पेशलाइजेशन हमने निकाली सर्कल। अब सर्कल हैज अ डेफिनेट मीनिंग। सर्कल जो है वो बस इसी तरह गोल वाली चीज को कहते हैं, हर शेप को नहीं कहते। एक स्क्वायर चीज को हम जो है शेप तो कह सकते हैं, एक स्क्वायर चीज को हम सर्कल नहीं कह सकते, ठीक है। तो सर्कल अब बिल्कुल स्पेसिफिक मीनिंग में, यू नो व्हाट इट मीन्स, ठीक। तो जब इस तरह के रिलेशनशिप है, अ सर्कल इज आफ्टर ऑल अ शेप, ठीक है। उसकी वो वाली प्रॉपर्टी तो खत्म नहीं हुई, सर्कल इज अ शेप, लेकिन एज अ शेप में भी इसकी अब स्पेशलाइजेशन फर्क हो गए। तो ये जो एज अ रिलेशनशिप्स है ना, ये जनरलाइजेशंस के थ्रू जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। इन रिलेशनशिप्स में व्हाट वी हैव इज अ सुपर क्लास। एक हमारे पास मेन क्लास है और उसी से फिर चाइल्ड क्लासेस हैं या सब क्लास है, और जो हमारे पास सुपर क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकती है, ठीक है। indicates that objects of the specialized class या सब class are substitutable for objects of the generalized class या super class। क्योंकि सर्कल is a shape, तो जब खाली हम सर्कल की बात करते हैं तो हमारी शेप वाली कोई प्रॉपर्टी मिस आउट नहीं होती। अच्छा, अब इसमें क्योंकि सिंस दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो ये वाली नोटेशन स्पेशल हमने इसके साथ इस्तेमाल कर ली। आप अगर नोटिस करें तो इसका नाम इटैलिक में दिया हुआ है, ठीक है। इटैलिक में दिया हुआ है तो इसका मतलब है दैट्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। An abstract is a tagged value that indicates that the class is abstract. Name of the abstract class should be italicized. जिस तरह एग्रीगेशन का ये रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेशन उसका सिंबल था, कंपोजिशन का फील्ड डायमंड सिंबल था, हमारे पास जनरलाइजेशन का क्या है, एक एरो और एरो हेड के साथ कनेक्टेड एक सब क्लास या मल्टीपल सब क्लासेस, और हमारे पास एरो हेड की तरफ जो पॉइंट है इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पेरेंट क्लास या सुपर क्लास। अ सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम इट्स सुपर क्लास, ठीक है। तो जितनी सुपर क्लास वाली प्रॉपर्टीज हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी सब क्लास के अंदर भी आ जाती है। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, क्या क्या चीजें हैं जो हम सुपर क्लास से आपकी सब क्लास ले सकती है, एट्रीब्यूट्स ले सकती है, ऑपरेशंस ले सकती है, रिलेशनशिप्स आ सकते हैं। अ सब क्लास में ऐड एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस, ठीक है। ये सारे तो उसको अपनी पेरेंट क्लास से मिल ही रहे हैं, पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स या ऑपरेशंस रिलेशनशिप्स वो तो उसके पास हैं ही,
प्लस ये अपने एट्रीब्यूट्स या ऑपरेशंस भी ऐड कर सकती है, रिलेशनशिप्स ऐड कर सकती है, ठीक है, और रिफाइन कर सकती है इनहेरिटेड ऑपरेशंस को। जैसे शेप के अंदर आपके पास एक डिस्प्ले का मेथड दिया हुआ है जो शेप्स को जनरली डिस्प्ले कर सकता है, ठीक है। अब इसकी फर्दर डेफिनेशन यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं हुई हुई, डेफिनेशन नहीं दी हुई, हमने खाली फंक्शन की जो है प्रोटोटाइप यहाँ पे दिया हुआ है कि हर शेप को डिस्प्ले करने का, ड्रॉ करने का तरीका डिफरेंट होता है। एक सर्कल जो है वो रेडियस हम उसका कैलकुलेट करते हैं और उस पर ड्रॉ करते हैं, और रेक्टेंगल जो है उसमें हम 4 पॉइंट्स लेते हैं और 4 पॉइंट्स के बीच में जो है वो लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो हर उस शेप को ड्रॉ करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो ये हम कर सकते हैं चाइल्ड क्लासेस के जो हमने इनहेरिट किए हैं ऑपरेशंस, उन्हीं ऑपरेशंस को भी रिफाइन या ओवरराइड कर लें, ठीक है। अब इसने इसके अंदर डिटेल्स दे दी कि एक सर्कल को डिस्प्ले करने का, सर्कल को ड्रॉ करने के क्या मेथड्स हमें चाहिए। A generalization relationship may not be used to model interface implementations, ठीक है। अब इवन दो कि हमारे पास जो पेरेंट क्लास है वो अक्सर एब्स्ट्रैक्ट बनती है और उसके साथ कॉन्क्रीट क्लासेस बनाते हैं, लेकिन जनरलाइजेशन में और मे नॉट बी यूज्ड टू मॉडल इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन की इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जनरलाइजेशन यूज करना कंपल्सरी नहीं है, कैन बी यूज्ड, लेकिन नहीं करने चाहिए। अच्छा, अब एंड में हमारे पास क्या है, यही जो आज की डिफरेंट हमने क्लास डायग्राम की एलिमेंट्स पढ़े थे, उन्हीं एलिमेंट्स की एक छोटी सी समरी है। लेट्स गो थ्रू दीज अगेन। हमारे पास क्लास क्या है, अ क्लास रिप्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग अबाउट विच द सिस्टम विल नीड टू कैप्चर एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्लास की डिमार्केशन हम कैसे लगा लेते हैं कि ये कोई भी पर्सन है या प्लेस है या ऐसी चीज है कि जिसके बारे में सिस्टम को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी रखने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। हैज अ नेम टाइप्ड इन बोल्ड एंड सेंटर इन इट्स टॉप कंपार्टमेंट। डायग्राम के हिसाब से क्लास का नाम बोल्ड है और सबसे ऊपर वाले कंपार्टमेंट में हमने डाला है। हैज अ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द मिडिल कंपार्टमेंट। फिर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो हमने यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। अच्छा, अब इसमें नोटिस करें कि एट्रीब्यूट्स के साथ एक माइनस का सिंबल लगा हुआ है। ये माइनस के सिंबल किस चीज को स्पेसिफाई करता है, प्राइवेट को, ठीक है। तो अगर क्लास के अंदर हमने ये लिखा हुआ है कि प्राइवेट इंटीजर है, तो वो हम डायग्राम में कैसे स्पेसिफाई करेंगे, एक माइनस के साइन के साथ, ठीक है। अगेन, अगर आपने प्लस लिखा है तो वो रिप्रेजेंट करता है पब्लिक को, और अगर आपने हैश लिखा है तो वो रिप्रेजेंट करता है प्रोटेक्टेड को, ठीक हो गया। सो अ क्लास has a list of attributes in its middle compartment and it has a list of operations in the bottom compartment। और तीसरा, या हमारे पास एंड पे जो चीज है बॉटम कंपार्टमेंट, उसमें हमारे पास एक लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस दी हुई है, फंक्शंस दी हुई है जो इस क्लास ने करना है। A class does not explicitly show operations that are available to all classes। अब इसके अंदर उस तरह के ऑपरेशंस लिखना हमारे लिए कंपल्सरी नहीं है जो सारी क्लासेस के अंदर हों। अब ये कौन से होते हैं, गेट स्टेट वाले या सेट स्टेट वाले, गेट या सेटर फंक्शंस, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी क्लास डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट हो। देयर आर टाइम्स कि जब हम इनको एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट करते ही हैं, लेकिन इनको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इनहेरेंट है, दिस इज मोर लाइक अंडरस्टूड कि क्लास के अंदर वो गेटर और सेटर फंक्शन तो मौजूद है ही, ठीक है। कोई इस तरह का फंक्शन है जो इनपुट लेके क्लास की स्टेट को सेट कर सकता है, और कोई ऐसा है जो उसको क्यूरी करके और क्लास की स्टेट को गेट कर सकता है, किसी भी कॉलम फंक्शन को प्रोवाइड कर सकता है। फिर एट्रीब्यूट आ गए हमारे पास। एट्रीब्यूट क्या है, रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एट्रीब्यूट वो वाली प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को बताते हैं कि ठीक है, अभी जो मैंने कहा कि हम ऑब्जेक्ट की स्टेट क्यूरी कर सकते हैं, अब ये जो है उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू से, उसकी डाटा की वैल्यू से पता चल सकती है। उसका नाम अगर हमजा है तो वो फर्स्ट स्टूडेंट है, और उसका नाम अगर वकास है तो वो थर्ड वाला स्टूडेंट है। मतलब डिफरेंट वैल्यू से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट से डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं। कैन बी डिराइव फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट शोन बाय प्लेसिंग अ स्लैश बिफोर द एट्रीब्यूट्स नेम, ठीक है। सिंपल एट्रीब्यूट आपके पास इस तरह से आ जाता है, और डिराइव्ड एट्रीब्यूट जो है वो इस तरह से आ जाता है, ठीक है। ऑपरेशन रिप्रेजेंट्स द एक्शंस ऑफ फंक्शंस दैट अ क्लास कैन परफॉर्म। जो जो काम एक क्लास कर सकती है वो हमारे पास ऑपरेशंस है। दे कैन बी क्लासिफाइड एज कंस्ट्रक्टर, क्यूरी या अपडेट ऑपरेशंस, ठीक है।
कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, क्लास के क्रिएशन मेंबर्स हो सकते हैं, अपडेशन हो सकते हैं जो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्यूरी के हो सकते हैं जो स्टेट रिटर्न कर रहे हैं, and these include parentheses that may contain parameters or information needed to perform the operations. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक parenthesis दिया हुआ है जिसके अंदर हम वो लिख देते हैं कि कौन कौन से जो हैं इनको पैरामीटर्स पास हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक सम का फंक्शन है और सम के फंक्शन को अपना पूरा काम करने के लिए दो इंटीजर्स चाहिए, इंटीजर a और इंटीजर b, तो हम जब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो उसके अंदर हम ये चीज मेंशन कर देंगे कि सम वुड कंटेन इंटीजर one integer and then it would contain another integer or two integers। ठीक है, और उसके साथ फिर हम अपनी डेफिनेशन दे देंगे। और डेफिनेशन वैसे अगेन क्लास डायग्राम का पार्ट नहीं है, वो आपके एक्सेल कोड में आ जाती है, लेकिन ये आपकी क्लास डायग्राम का पार्ट है। ये जो फंक्शन कॉल अगेन मैंने लिखी है ये भी आपकी क्लास डायग्राम का पार्ट नहीं है, ये एक्सेल इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। Then an association represents a relationship between multiple classes और अ क्लास एंड इटसेल्फ। ठीक है, क्लास के अपने साथ का रिलेशनशिप या दो डिफरेंट क्लासेस के बीच का रिलेशनशिप वो डिफाइन करते हैं थ्रू एन एसोसिएशन। एन एसोसिएशन इज लेबल्ड यूजिंग अ वर्ब फ्रेज और अ रोल नेम व्हिच बेटर रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप। ठीक है, एसोसिएशंस नेम्ड भी हो सकती हैं और उन नेम वो नेम्ड एसोसिएशंस या उन नेम्स को जो है हम सप्लीमेंट कर सकते हैं रोल्स के साथ भी, जो ये डिफाइन कर देंगे कि एक क्लास एक टाइम में एक स्टेट में किस तरह बिहेव करती है, किस रोल में बिहेव करती है। कैन एग्जिस्ट बिटवीन वन और मोर क्लासेस। ठीक है, contains multiplicity symbols which represent the minimum and maximum times a class instance can be associated। इनके ऊपर हम मल्टीप्लिसिटी के सिंबल्स लगाते हैं जो ये बताते हैं कि क्लासेस का रिलेशनशिप, क्लासेस के इंस्टेंसेस का रिलेशनशिप कितना हो सकता है। ठीक है, और उसी पे मल्टीप्लिसिटी पे हमारे पास फिर ये आ गया एग्जैक्टली 1 हो सकती है, 0 और मोर हो सकता है, 1 और मोर हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है, स्पेसिफाइड रेंज हो सकती है और मल्टीपल डिसजॉइंट हो सकते हैं। सो लेट्स समराइज कि आज हमने क्या किया। हमने जो लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे एनालिसिस लेवल की क्लास डायग्राम्स, हमने उसी से आगे कंटिन्यूएशन की। हमने देखा कि अब कुछ एस्पेक्ट्स तो हम लास्ट टाइम चेक कर चुके थे कि हमने कैसे जो है क्लासेस आइडेंटिफाई करनी, कैसे क्लासेस के हमने एट्रीब्यूट्स निकालने। तो वी कंटिन्यूड फ्रॉम दैट कि हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन दी हुई होगी, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स की एक स्पेसिफिकेशन दी होगी, एक डिस्क्रिप्शन दी होगी, उसमें से हम अपने नाउन्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और नाउन्स एक्सट्रैक्ट करके उन नाउन्स की बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी इसमें से एंटिटीज हैं और उन एंटिटीज में से कौन सी इस तरह की हैं जो हम क्लासेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी एंटिटीज हमारे पास क्लासेस में कन्वर्ट हो सकती हैं उसको हमारे वीव गॉट अ सिलेक्शन क्राइटेरिया जिसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं व्हाट टू कीप एंड व्हाट टू डिस्कार्ड। ठीक है, उस सिलेक्शन क्राइटेरिया पे जो भी फुलफिल हो रही हैं वी कीप दोस क्लासेस, और जो है उसको फुलफिल नहीं कर रही, मीट नहीं कर रही, वी डिस्कार्ड दोस क्लासेस। ठीक, देन एट्रीब्यूट्स। अब एक तो हमें जो हम नाउन्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसमें ही पहली इटरेशन में, पहले स्टेप में ही हमें कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं कि दे आर नॉट क्लासेस बट दे आर नाउन्स, जो हमारे हैं तो स्टैटिक स्ट्रक्चर्स ही लेकिन क्लासेस की हैसियत के नहीं है। जैसे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, अब दैट्स नॉट अ प्रोसेस, दैट इज अ नंबर, दैट इज अ थिंग, लेकिन ये एग्जैक्टली एक क्लास लेवल एंटिटी भी नहीं है। ठीक है, तो वो हमारे एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स निकल आते हैं जो हम क्लासेस के साथ एसोसिएट करते हैं। फिर दूसरी इटरेशन में हम क्या करते हैं कि जब हमने क्लासेस एक बार बना लिए तो हम क्लासेस की रिफाइनमेंट करते हैं और क्लासेस की रिफाइनमेंट के टाइम पे फर्दर जो एट्रीब्यूट्स हमें चाहिए हम वो उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने की वो थी हमने ऑपरेशंस निकालने देखे, और वो हम कैसे कर सकते हैं कि पहली बार में हम देख रहे थे कि नाउन फ्रेजेस क्या है और सेकेंड टाइम में हमने ये देखा कि वर्ब फ्रेजेस क्या है। सेम डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ी जो रिक्वायरमेंट्स की डिस्क्रिप्शन आपको दी हुई थी, अभी भी वी आर रीडिंग दैट डिस्क्रिप्शन। अब के हमने क्या किया कि हमने उसमें से ऑपरेशंस एक्सट्रैक्ट किए। अब क्या हमने ये देखा कि कौन कौन से फंक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं, जैसे डिस्प्ले एक प्रोसेस है, आर्म या डिसआर्म एक प्रोसेस है, रीसेट एक प्रोसेस है, कन्फिगर एक प्रोसेस है। दीज आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग। ठीक है, ये उस तरह की चीजें हैं जो काम हो रहे हैं, वर्ब हो रहे हैं, वर्ब्स हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑपरेशंस को।
क्लास डायग्राम में हमने क्या किया कि हमने क्लास का नाम दिया, हमने क्लास के एट्रीब्यूट्स दिए और फिर क्लास के ऑपरेशंस डिफाइन कर दिए। ये 3 चीज़ें हमने दे दी तो एक क्लास का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। फिर हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट बात रह गई, हम क्लासेस की एसोसिएशंस डिफाइन करें। आया कि वो प्लेन एसोसिएशंस हैं या वो कॉम्पोजिशंस या एग्रीगेशंस हैं या वो जनरलाइजेशंस हैं। ठीक है, हमने ये जो डिफरेंट उनकी कैटेगरीज थी वो कैटेगरीज हमने इसकी डिफाइन कर दी और हमने ये चेक कर लिया कि अगर हैज अ रिलेशनशिप है, अ कार हैज अ डोर, तो फिर ये एग्रीगेशन में आ गया। ठीक है, और अ सर्कल इज कंपोज्ड ऑफ, सर्कल हैज अ पॉइंट, तो फिर हमारे पास ये कंपोजिशन रिलेशनशिप में आ गया। और अगर इस तरह से है कि अ सर्कल इज अ शेप, ठीक है, तो शेप इज अ सर्कल, हमने तो फिर हमारे पास ये जनरलाइजेशन रिलेशनशिप में आ गया। ठीक है, फिर हमने देखा कि सिंपल एसोसिएशंस भी हो सकती हैं और एक क्लास की खुद उस अपनी क्लास के साथ भी एसोसिएशन हो सकती है। ठीक है, हमारे पास वन क्लास में भी कनेक्टेड टू सम अदर क्लास और वन क्लास में भी कनेक्टेड टू द सेम क्लास, सेम क्लास के साथ कनेक्टेड होगी तो फिर हमें उसके रोल्स स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर एक जो और रिलेशनशिप है डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है, एंड दैट इज व्हेन कि जब आपकी एक क्लास किसी दूसरी क्लास को जो है इफेक्ट करती है, उसमें चेंज लेकर आती है, लेकिन डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स की कम्युनिकेशन कंपल्सरी नहीं है, तो वो डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है। तो आज प्राइमरीली हमने यही चीज़ें देखी, क्लासेस आइडेंटिफाई की, हमने ये रिवाइज किया, एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफिकेशन ये रिवाइज किया, ऑपरेशंस हमने आज आइडेंटिफाई किए और फिर एसोसिएशंस की टाइप देखी, मल्टीप्लिसिटी, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, जनरलाइजेशन किधर हैं, कैसे लगती हैं, कहाँ किस सिनारियो में कौन सी जो है वो ज़्यादा सूटेबल है और किस में नहीं है, और फिर इन सारों की बेसिस पे कंप्लीट क्लास डायग्राम्स कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसी अपने डिज़ाइन फेज की फर्दर डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। टिल दैट टाइम आप प्लीज़ डू रीड थ्रू ऑल ऑफ योर नोट्स दैट आई प्रोवाइडेड टू यू, और अपने बिहाफ पे भी अपने एंड पे भी इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड थैंक यू वेरी मच।